17 सितंबर 2020 तो आपको याद ही होगा। यही वो तारीख है जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानूनों को वापस किया गया था। ये वही कानून है जिनके विरोध में पिछले साल नवंबर में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आइए हम जानते हैं कि क्या ये 3 कृषि कानून थे। तो सबसे पहले ये जो कृषि कानून है, मुख्य रूप से ये 3 क्या थे, एक्ट थे। इसमें क्या था? सबसे पहला कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 था। सेकंड जो है, दूसरा जो कानून था वो कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 था। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और जो तीसरा कानून था वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 था, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो चलिए थोड़ा इन जो तीनों कानून हैं इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे जो पहला कानून है इसमें क्या था? यह कानून किसानों को कृषि उत्पाद बाजार समिति में अपनी उपज बेचने की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाता था। ठीक है ना, यानी कि जो कृषि उत्पाद है, जो बाजार समिति यानी कि एग्रीकल्चर कोई कमेटी है जिसका एपीएमसी है या शॉर्ट में अगर उसको बोले, तो उसमें क्या है, अपनी जो फसलें हैं उनको बेचने का क्या है, सुविधाएं उपलब्ध कराती है। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी को आम बोलचाल की भाषा में मंडी या सब्जी मंडी कहा जाता है। एक तरीके से ये मान के चलिएगा कि एपीएमसी क्या थी, मंडियां हैं, और मंडी में क्या है, किसान के उत्पाद जो है बेचने की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन साहूकार किसानों से उनकी उपज खेतों में ही ब्याज के नाम पर ना छीन सकें, इसीलिए ये प्रावधान किया गया था। ठीक है ना, कि क्या होता है कि कई बार जैसे कोई किसान ने कर्ज दे रखा है तो क्या करता था, वह उस कर्ज के बदले उसी किसान की क्या है, फसल को अपने मतलब खुद उसकी फसल ले लेता था और बाद में उसको अपने दाम पर बेचता था। तो इस पहले कानून में ऐसा अमेंडमेंट लाए कि किसान क्या कर सकता है, सीधी अपनी जो फसल है मंडी में बेच सकता है। इसीलिए प्रावधान किया गया कि किसानों को अपनी फसल स्थानीय मंडियों में लाकर ही बेचना होगा। यहाँ बैठे हुए थोक बाजारी उनसे उनकी उपज खरीदा करते हैं। वहाँ कमीशन एजेंट्स होते हैं जो किसानों और व्यापारियों को इस खरीद बिक्री में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे मंडियों में अगर हम लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, बीच में दलाल या कमीशन एजेंट होते हैं जो किसानों और व्यापारियों से इस खरीद बिक्री में उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो पहले कानून में ये सुविधा दी जाती है कि किसान अपनी फसल को डायरेक्ट कहाँ लेके जा सकता है, मंडी, सब्जी मंडी या अनाज मंडी में ले जा सकता है। दूसरे कानून में क्या है? दूसरा कानून कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की चिंता खासकर इसी एक्ट को लेकर थी। कौन से एक्ट को? दूसरे एक्ट को लेकर। इसमें क्या था? इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? कॉन्ट्रैक्ट खेती यानी कोई पहले ही किसानों को पेशगी रकम देकर किसी खास कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे। कैसे? जैसे आलू की लगानी है, कोई सब्जी फसल लगानी है या कोई फसल लगानी है, तो उसमें क्या होता था, जो कॉन्ट्रैक्टर था या जिसने उसकी फसल को खरीदने का जिम्मा या ठेका लिया है, वो उस फसल में अपनी तरीके से उसको बुआई करवाएगा अपने तरीके से, और बाद में कटने के बाद उसको लेकर बैठ जाएगा। तो इस कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे और उपज का मूल्य तय करे। इसके विरोध में तर्क है कि पूंजीपति, जितने भी पूंजीपति हैं, अब किसानों का क्या तर्क इसमें, ये तो चलो बात ठीक है कि कॉन्ट्रैक्टर है वो फसल उगने से पहले, लेकिन उसमें पूंजीपति सस्ती में कोई उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे। जैसे किसानों का क्या विरोध है कि इस जो दूसरे कानून में है कि कॉन्ट्रैक्टर, आपने मान लिया कोई फसल लगाई और कॉन्ट्रैक्टर ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आपकी फसल हम खरीद देंगे, आपके अलावा हमारे अलावा कोई फसल नहीं खरीदेगा। तो वो क्या करेंगे, किसानों का मानना है कि वो लास्ट में जब फसल निकलेगी तो उस फसल को औने पौने दाम पर क्या खरीद लेंगे और उनको स्टोर करके रखेंगे, और बाद में फिर अपने दम पर उन स्टोरों को, जो उस स्टोर के अंदर जो फसल लगी हुई है, उसको महंगे दामों पर बेचा जाएगा। जब मार्केट में रेट बढ़ेंगे तब किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर नहीं रह जाएगा। पूरा फायदा पूंजीपति उठाएंगे। इसमें शहरी आम आदमी भी पिसेगा क्योंकि उपज को स्टॉक करके रखने को सरकार ने अनुमति दे दी है। तो दूसरे कानून में क्या थी, कॉन्ट्रैक्टर खेती के ऊपर बात की गई है। जो तीसरा कानून है,
तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इसके जरिए अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि विधेयक में उठाए गए कदम का मकसद निजी निवेशकों के बीच उनके कारोबार में अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप की आशंकाओं को दूर करना है। जो निजी निवेशक होते हैं उनके कारोबारों में उनके जो हस्तक्षेप है उसको दूर करने का मकसद किस कानून का था? तीसरे कानून का। इस बारे में बताया गया है कि इस कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वे अपनी उपज कहीं भी बेचने को क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। उन्हें अपनी उपज स्थानीय मंडियों में बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब इसमें क्या है कि जो तीसरा कानून है इसमें जो भी मतलब किसान अपनी फसल को लेके आएगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी मंडी में उसके नज़दीक जो पड़ती है उसी में सप्लाई करे या किसी स्थानीय लोगों को बेचे। वो कहीं भी देश में अपनी फसल को क्या कर सकता है? बेच सकता है। अब बड़ी कंपनियां गांव में सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए जाएंगी। यह किसानों के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा, ऐसा तीसरे कानून में लिखा गया है। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये जो कानून बने इसमें एमएसपी विवाद क्या है। आंदोलनकारियों का क्या तर्क है कि नई कृषि कानूनों को लाकर सरकार पिछले दरवाजे से एमएसपी हटाने की साजिश रच रही है। एमएसपी होता क्या है? सबसे पहले ये जानिए। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब है कि भाई अगर जो फसल है उसके ऊपर सरकार क्या करती है? एक रेट फिक्स करती है और उससे नीचे उसकी बोली या जो मंडियों में बेचते हैं या जहाँ पर भी है तो उससे नीचे शुरू नहीं हो सकती। यानी किसानों को उपज से मिलने वाली मिनिमम प्राइस की गारंटी जो किसानों को ही मिलेगी, चाहे बाजार में उस वस्तु का मूल्य कुछ भी हो, किसानों के लिए तय एक मूल्य से कम माल बेचने में मजबूर नहीं होंगे। अभी क्या होता है कि मान लीजिए रेट कुछ भी चल रहा है मंडी में और जो उस फसल में कोई उसको खराब बताकर कोई भी किसी तरीके से क्या थी कम दामों पर खरीद लेते थे। तो अभी इसमें एमएसपी का मतलब क्या है कि कोई भी फसल का क्या है फिक्स रेट कर दिया जाए ताकि उससे नीचे कोई व्यापारी उसको खरीद ना सके। और उस मूल्य की गारंटी सरकार देती है। एमएसपी की गारंटी कौन देती है? सरकार। और सरकार जो मूल्य तय करती है उससे कम में एमएसपी में बोली लगती ही नहीं है, उससे ऊपर ही क्या लगती है? बोली। मान लीजिए वहाँ पर कितना है? 735। अगर किसी फसल का रेट फिक्स कर दिया तो बोली जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? 735 से होगी। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। एमएसपी के बाद क्या ये जो कानून का जिनका विरोध होने लग रहा है क्या ये वापस हो सकते हैं? या कोई भी देश में जो कानून बनता है क्या वो वापस हो सकता है? तो इसका प्रोसीजर क्या है? कानून बनाने के साथ साथ कानून वापस लेने का भी अधिकार किसको होता है भाई? संसद को। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है कि कानून बनाने के लिए साथ साथ कानून वापस लेने का अधिकार किसको है? संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 245 के तहत संसद को कानून बनाने और इसे वापस लेने का क्या है? अधिकार है। अगर कोई कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, यानी कि जिसके लिए वो कानून बनाया गया है, तो इसे वापस ले लिया जाता है। अमूमन जब नया कानून बनता है तो उस विषय पर पुराने कानून को भी वापस लिया जाता है। इसके लिए नए कानून में एक खास प्रावधान जोड़ा जाता है। क्या होता है कि सबसे पहले संसद को अधिकार है और किस आर्टिकल के तहत है? 245 आर्टिकल के तहत है। अगर कोई कानून अपने उद्देश्य की पूरी नहीं कर पाता है तो इसको क्या ले लिया जाता है? वापिस। अमूमन जब नया कानून बनता है तो उस कानून पर पुराने कानून को वापस लिया जाता है। इसके लिए नए कानून में खास प्रावधान जोड़ दिया जाता है। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।